नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है प्राचीन समय में नारायणपुर गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। वह अपने छोटे से घर में अकेले ही रहा करता था। थोड़ी बहुत खेती थी तो उसी में मेहनत कर अपने खाने पीने का प्रबंध कर लेता था और बहुत सुख चैन से रहा करता था। मगर उसके पड़ोसी दिन भर मेहनत करते, परंतु फिर भी उन्हें उतना नहीं मिल पाता जितने से वे ठीक से परिवार चला सके और खुश रह सके। वहीं अकेला मोहन हरदम खुश रहता और चैन की बंशी बजाता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूसरे के खुश देखकर खुश हो लेते हैं। मोहन मेहनती लड़का था, घर में अकेले ही रहता था, तो किसी ने उसका विवाह मालती नाम की एक सुंदर सुशील लड़की से करा दिया। मालती बहुत सरल स्वभाव की स्त्री थी और बहुत सुंदर भी थी। तो पड़ोसी तो अपनी पत्नियों के साथ खेत में काम करने जाते, परंतु मोहन अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था, तो उसे अपने साथ खेत पर नहीं ले जाता, बल्कि अकेले ही खेत में मेहनत करता और उतना तो कमा लेता कि दोनों का पेट ठीक से भर सके। चूंकि शादी कर लिया था तो उसका परिवार भी बढ़ना था। तो 1 साल बाद दोनों का एक पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर दोनों बहुत खुश हुए। मोहन की जिम्मेदारी और बढ़ गई, खर्चे भी बढ़ गए। जहां आराम से अकेले रहता था तो सुख चैन से था। फिर शादी हुई तो पत्नी के खर्चे बढ़ गए। अब पुत्र हो जाने पर एक और जिम्मेदारी बढ़ गई। अब वह और भी ज्यादा मेहनत करने लगा, परंतु इतनी आमदनी नहीं हो पा रही थी कि कुछ बचा कर रख सके। धीरे धीरे बच्चा 5 साल का हो गया। तो एक दिन मालती ने अपने पति मोहन से कहा कि देखो, हम तो गरीबी में किसी तरह अपना गुजारा कर ले रहे हैं, परंतु बेटा भी हमारी तरह गरीबी में जीवन बिताए, यह अच्छा नहीं होगा। आप बेटे को शिक्षा ग्रहण का कोई प्रबंध कीजिए। मोहन बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें अपने बेटे को किसी गुरुकुल में छोड़ देने चाहिए, परंतु हमने सुन रखा है कि वहां सिर्फ बड़े लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं। पता नहीं गरीब के बच्चे को गुरुकुल के महात्मा शिक्षा देंगे या नहीं। पत्नी बोली, महात्मा लोग बड़े दयालु होते हैं, अब अमीर गरीब नहीं देखते, जो उनसे शिक्षा लेना चाहे उसे वे शिक्षा दे देते हैं। यहां से 12 कोस दूर नंदबन है, वहां कोई एक सीध महात्मा गुरुकुल चलाते हैं। आप अपने पुत्र को उन्हीं के पास ले जाओ, अवश्य ही मेरे पुत्र को शिक्षा देंगे। मोहन दूसरे दिन ही अपने पुत्र को लेकर नंदबन के लिए निकल पड़ा। वह 2 दिन चलने के बाद महात्मा के गुरुकुल में पहुंचा। वहां पहुंचकर महात्मा से सिफारिश किया कि महात्मन, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरा नाम मोहन है, मेरे पुत्र का नाम कुलदीप है, मैं नारायणपुर से आया हूं, आप मेरे पुत्र को शिक्षा देने की कृपा करें, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। महात्मा बोले, मेरे पास पहले से ही बहुत शिष्य हैं, उन्हें ही संभालने में मुझे परेशानी आ रही है, परंतु तुम बहुत दूर से आए हो और तुम्हारा बेटा भी बहुत होनहार है, इसका भविष्य तुम्हें नहीं बता सकता, नहीं तो गरीब आदमी हो, खुशी से पागल हो जाओगे। बस इतना जान लो कि यह तुम्हें सुखी रखेगा। अब तुम अपने पुत्र को लेने मत आना, 16वें साल में खुद घर चला जाएगा। अब घर जाओ और अपना ख्याल रखना। मोहन महात्मा की बात सुन बहुत खुश हुआ और उनसे विदा ले घर लौट आया। इस तरह 1 साल बीत गए। एक दिन मोहन की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। अब उसके बचने की कोई गुंजाइश ना रही। मोहन अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था। उसने सोच लिया कि अगर पत्नी मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा, फिर मेरे पुत्र का क्या होगा। वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए राजवैद्य के पास गया, क्योंकि राजवैद्य से बड़ा दूसरा कोई वैद्य नहीं था। राजवैद्य आकर उसकी पत्नी को देखे और बताए कि तुम्हारी पत्नी बच सकती है, परंतु दवा में बहुत खर्चे आएंगे, 100 स्वर्ण मुद्रा के खर्चे लगेंगे।
अगर कल तक प्रबंध कर देते हो तो तुम्हारी पत्नी बच जाएगी। मोहन बोला, वैद्य जी आप इलाज करें, मैं कल तक आपको 100 स्वर्ण मुद्रा किसी भी हाल में लाकर दे दूंगा। वैद्य ने कहा, ठीक है, मैं इलाज शुरू कर देता हूं। मोहन गांव के सेठ गड़बड़ी के पास गया। वह लोगों की जमीन गिरवी रख पैसे दिया करता था, मगर इतना चालबाज था कि आज तक कोई अपनी जमीन उससे नहीं छुड़ा पाया था। वह 10 साल के लिए पैसे देता था, परंतु देय कीमत के 5 गुना वसूलता था। यानी अब जमीन उससे मिलना मुश्किल काम था, परंतु पत्नी की जिंदगी के लिए मोहन खुद भी बिक सकता था। वह गड़बड़ी सेठ के पास गया। गड़बड़ी ने पूछा, कहो मोहन, कैसे आना हुआ? तुमने तो अपनी नाक पर कभी मक्खी भी नहीं बैठने दी। मोहन बोला, सेठ परिस्थिति बस, सिर पर कभी कभी चील भी बैठ जाती है। मेरी पत्नी बीमार है और मुझे उसके इलाज के लिए 100 स्वर्ण मुद्रा की जरूरत आ पड़ी है। आप अगर मेरी मदद कर दें तो मेरी पत्नी की जिंदगी बच सकती है। सेठ बोला, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मुसीबत में लोगों के काम आने के लिए ही तो मैं यहां बैठा हूं। परंतु तुम जानते हो कि मैं बिना कुछ गिरवी रखे किसी को 1 पैसा भी नहीं देता। तुम अगर अपनी खेती वाली जमीन गिरवी रख दो तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्रा दे सकता हूं। तुम एक बात और भी समझ लो कि 10 वर्ष तक तो मैं उस पर खेती बाड़ी करता रहूंगा, परंतु उसके बाद भी मेरे पैसे नहीं लौटाए तो वह जमीन मेरी हो जाएगी। वैसे 100 के 500 देने पड़ते हैं, तुम्हें तो पता ही है। मोहन बोला, हाँ सेठ जी, मुझे अच्छी तरह याद है। अब आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्रा देने की कृपा करें। सेठ बोला, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो तुम्हें कागज भी बनाने हैं, उस पर अंगूठा भी लगाना है। मोहन बोला, सेठ जी जो भी करना है तुरंत कीजिए। सेठ ने एक कागज पर अंगूठा लगवाकर 100 स्वर्ण मुद्रा दे दिया। वह स्वर्ण मुद्रा मोहन ने राज वैद्य को दे दिया। पूरे 1 माह के इलाज के बाद उसकी पत्नी मालती ठीक हो गई। इस तरह दोनों के दिन बीत रहे थे। वित्ते वित्ते 10 वर्ष बीत गए। कुलदीप अब 16 साल का नौजवान हो चुका था। उसने अपने गुरु से सारी विद्या ग्रहण कर ली थी। फिर भी गुरु ने आखिरी में उसे आत्मरक्षा का एक मंत्र दिया, जिसे पढ़कर सामने खड़ा आदमी या जानवर के ऊपर दृष्टि डालते ही उसका शरीर शिथिल पड़ जाएगा, वह वहीं बेहोश होकर घंटों पड़ा रहेगा। कुलदीप अपने गुरु से विदा ले अपने घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में देखा कि 2 डाकू एक खूबसूरत स्त्री का अपहरण कर लिए चले जा रहे हैं। वह बचाओ बचाओ की गुहार लगा रही है, परंतु आते जाते किसी भी मुसाफिर में इतनी हिम्मत नहीं की। डाकुओं से टकराना तो दूर, उसके तरफ नजर उठाकर कोई देख भी सके। स्त्री किसी बड़े घर की लग रही थी, शायद किसी राजा की राजकुमारी थी। जब कुलदीप ने उसे देखा तो उसे उस स्त्री पर दया आ गई। कुलदीप सन्यासी भेष में था। उसने डाकुओं को ललकारा, बोला, ओ नर अधम, एक स्त्री पर क्यों मर्दांगी दिखा रहे हो? छोड़ दो उसे। डाकू बोले, ओ ब्रह्मचारी, तू चुपचाप अपने रास्ते जा, क्यों फतिंगे की तरह आग में जलने की कोशिश कर रहे हो? कुलदीप बोला, आग से तो तुम दोनों खेल रहे हो, छोड़ दो उस स्त्री को। डाकू बोले, कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो और अपने रास्ते जाओ, वरना हमारा हाथ आज सन्यासी पर भी उठ जाएगा। कुलदीप बोला, मूर्ख तुम दोनों को शायद किसी सन्यासी की शक्ति का भान नहीं। अब तुम दोनों हाथ तो दूर, अपना कदम ही आगे बढ़ाकर देख लो। दोनों डाकू के पूरा शरीर शिथिल पड़ गया और बेहोश होकर गिर पड़े। कुलदीप ने आत्मरक्षा वाला मंत्र का प्रयोग कर दिया था। कुलदीप स्त्री से बोला, देवी अब तुम अपने घर लौट जाओ। स्त्री बोली, मैं लौट जाऊंगी, मगर इन दोनों को अंधा बनाकर, जब तक इनके पास आंखें रहेगी लूटते रहेंगे। उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से कोई दवा निकाली और दोनों के आंख में डाल दिया। फिर कुलदीप के पास आकर बोली, आप कौन हो? आपका परिचय जानना चाहती हूँ। कुलदीप बोला, अभी मैं सन्यासी हूँ, गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर घर जा रहा हूँ, और जब तक घर नहीं चला जाता
अपना परिचय किसी को नहीं दे सकता, ऐसी मेरी गुरु की आज्ञा है। आप अब आजाद हो, अपने घर जाओ। मेरा परिचय से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कुलदीप स्त्री के मोह जाल के चक्कर में ना पड़कर आगे बढ़ गया। वह लड़की उसी राज्य की राजकुमारी थी। जंगल भ्रमण को गई थी कि 2 डाकुओं ने उसका अपहरण कर लिया। उसके 2 अंगरक्षक डाकुओं के डर से भाग गए थे। राजकुमारी अपने महल वापस आकर यह बात अपने पिता से बताई और यह भी बताई कि मैं अपना दिल उस सन्यासी युवक के पास छोड़ आई हूं। अब विवाह करूंगी तो उसी से, वरना जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। राजा की इकलौती पुत्री थी। उसने उस सन्यासी के खोज में अपने बहुत से सैनिकों को लगा दिया, मगर कई माह बीत जाने के बाद भी सन्यासी का कोई पता नहीं चला। इधर कुलदीप अपने घर आया तो बहुत बड़ा हो चुका था। उसे अपने बारे में अपने माता पिता को परिचय देना पड़ा, तब जाकर पहचान पाए। कुलदीप खुशी खुशी अपने घर रहने लगा। तभी एक दिन सेठ गड़बड़ी के मन में विचार आया कि मोहन के पास चलकर अपने 500 स्वर्ण मुद्रा की मांग करता हूं। वह मोहन के घर गया तो वहां कुलदीप मिल गया। सेठ ने पूछा, नौजवान तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं मोहन का बेटा कुलदीप हूं। सेठ ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ है? कुलदीप ने बताया कि पिताजी कुछ खेत पट्टे पर लिए हैं, उसको नीलगाय नुकसान पहुंचा रहे हैं, रोज फसल को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए चाम की बाड़ी लगाने गए हैं। और मां सुबह से पास पड़ोस में हवा बेचने गई है। सेठ बोला, थोड़ा पर क्या लिया? लगा फारसी झाड़ने। सीधे सीधे बताओ कहाँ गए हैं? कुलदीप बोला, ज्यादा पढ़े लिखे हो तो खुद ही समझ जाओ, या नहीं जानते तो इन सवालों के जवाब के पैसे लगेंगे। सेठ बोला, कितना लगेंगे? कुलदीप बोला, जितनी की मेरे पिता के पास तुम्हारी उधारी है। सेठ मन में सोचा, पूरे गांव को मूर्ख बनाता आया हूं और 2 दिन का लौंडा मुझे बेवकूफ बनाने चला है। चलो इसके सामने झूठ का मान लेता हूं कि हाँ मैं उधारी माफ कर दूंगा। सेठ बोला, हाँ, मैं तुम्हारे पिता को दी गई उधारी माफ कर दूंगा। कुलदीप बोला, सेठ ऐसे कैसे मान लूं कि तुम उधारी माफ कर दोगे? तुम अपने लिए किसी से कुछ तय करते हो तो उसके लिए कागज तैयार करते हो, और मैं तुम्हें मुफ्त में कैसे बता सकता हूं? कोई गवाह विग्रह तो होने चाहिए। सेठ बोला, हाँ क्यों नहीं। ये जो गौरैया तुम्हारी झोपड़ी पर बैठी है, मैं उसी को गवाह बनाता हूं। कुलदीप बोला, चलो मैं भी तुम्हारी बात मान लेता हूं। चलो हम तुम्हें बताते हैं कि मेरे पिता खेता पर 2 कुत्ता लेकर गए हैं जो नीलगायों को भगा सके। चाम की बाड़ी लगाने का मतलब यही हुआ, जबकि मेरी माँ रोज तार के पत्तों का पंखा बनाती है और उसे बेचने गई है। उसी को कहते हैं हवा बेचना। सेठ चुपचाप घर चला गया, लेकिन दूसरे दिन फिर आ धमका। आज भी घर पर उसे कुलदीप ही मिला। वह सेठ से पूछा, कहिए सेठ जी कैसे आना हुआ? सेठ बोला, तुम्हारे बाप से अपनी उधारी लेने आया हूं। कुलदीप बोला, लेकिन तुमने तो कल उधारी माफ कर दी थी। सेठ बोला, नहीं मैंने कोई उधारी माफ नहीं किया। कुलदीप बोला, सेठ हमें समझ नहीं आता कि यह मुंह तुम्हारा मुंह है या तुम्हारी पछाड़ है। कल कह गए कि उधारी माफ कर दूंगा, आज फिर उधारी मांगने आ गए। सेठ बोला, वो छोकरे जबान को लगाम दो, तुम्हें पता नहीं किससे बात कर रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि कल मैंने तुम्हारी उधारी माफ कर दी थी? कोई गवाह तुम्हारे पास? कुलदीप बोला, गौरैया है मेरी गवाह। सेठ बोला, मूर्ख कुत्ते बिल्ली चिड़िया किसी के गवाही नहीं देते। कुलदीप बोला, सेठ तुम भ्रम में जी रहे हो। अरे पेड़ पौधे भी वक्त पर गवाह बन जाते हैं। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरे पिता ने तुमसे कर्जे लिए थे? सेठ बोला, मेरे पास पक्का कागज है, उस पर तुम्हारे पिता के अंगूठे लगवा रखे हैं। कुलदीप बोला, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपनी तिजोरी में देख सकते हो, तुम्हारे पास कोई कागज नहीं है, अर्थात तुमने मेरे पिता को कोई पैसा नहीं दिया है।
सेठ का दाव सेठ पर ही चल चुका था। कुलदीप को कुछ सिद्धियां प्राप्त थी। उसने उसका उपयोग कर कागज को गायब कर दिया था। सेठ के पास सैकड़ों लोगों के उधारी के कागज थे, परंतु ढूंढने से एक भी नहीं मिल रहे थे। सेठ की हाल पागलों वाली हो गई। वह फिर भागकर कुलदीप के पास आया और बोला कि लगता है तुमने हमारे कागज चुरा लिए हैं। कुलदीप बोला, सेठ तुम अब पगला गए हो। पहले सपना देखते हो कि पूरे गांव को कागज बनाकर पैसा दिया। अरे सपने सपने होते हैं, तुम उसी को सच मान घूम रहे हो। सच तो यही है कि तुमने किसी को कोई कर्ज नहीं दिया। यदि दिया है तो कागज दिखाओ या गवाह लेकर आओ। सेठ को पहली बार किसी से पाला पड़ा था। अब तक तो दूसरे पर कागज और गवाह का धौंस जमाता था। उसने अपना पैतरा बदला और बोला कि मैं शिकायत लेकर राजदरबार जाऊंगा। कुलदीप बोला, चाहे तुम राज दरबार जाओ या रानी दरबार जाओ, कागज और गवाह तो तुम्हें दिखाने ही पड़ेंगे। सेठ राजदरबार गया और राजा से शिकायत की कि हमारे गांव में एक मोहन नाम का किसान रहता है। उसका बेटा अभी कुछ दिन पहले किसी गुरुकुल से पढ़ कर आया है। उसके पिता के ऊपर मेरे 500 स्वर्ण मुद्रा उधारी था, परंतु उसने मेरे सभी कागजातों की चोरी कर ली है। राजा बोला कि हमारे राज्य में चोरी, यह बहुत बड़ी बात है। चोर को हाजिर किया जाए। राजा के सामने कुलदीप को सिपाहियों ने हाजिर किया। राजा ने उससे पूछा कि क्या तुमने सेठ के तिजोरी से कागजात चुराए? कुलदीप बोला, महाराज सेठ के तिजोरी तो 10 हथौड़ा चलाने वाले लुहार भी नहीं तोड़ सकते। हमें लगता है सेठ झूठ बोल रहा है। आपको पहले सेठ की तिजोरी को जांच कराने चाहिए कि तिजोरी टूटी भी है या सेठ झूठ बोल रहा है। राजा ने कहा कि सेठ की तिजोरी को जांच किया जाए। जांच करने वाले गए और बताए कि तिजोरी सही सलामत है, उसे तो किसी ने छुआ तक नहीं है। कुलदीप राजा से बोला, महाराज गुस्ताखी माफ हो तो एक बात कहूं? राजा बोले, शौक से कहो। तब कुलदीप ने बताया, महाराज सेठ को जागते हुए सपना देखने की बीमारी है, इसलिए ऊटपटांग सपना देखता है और उसी को सच मान लेता है। वास्तव में पागल होने से पहले कुछ लोगों को यह बीमारी लग जाती है। मेरी मानिए तो सेठ को कुछ दिन पागल खाने में रखवा दीजिए। सेठ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपनी जाल में फंसता देख सेठ बोला, महाराज मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, गलती से यहां आ गया, अब मुझे जाने दिया जाए। कुलदीप बोला, देखिए महाराज मेरी बात सच निकल रही है, अब इस पागल को हरगिज बाहर मत जाने देना। ऐसे पागल कुत्ते से भी खतरनाक होते हैं। राजा कुलदीप की बात मान सेठ को पागल खाने में भेजवा दिया। तभी राजकुमारी दरबार में हाजिर हुई और पिता से बोली, पिताजी यही वह युवक है जिसने बिना लड़े 2 डाकुओं को धूल चटा दिया था और मेरा चुरा लिया था। अब इसे हमेशा के लिए मेरी कैद खाने में कैद कर लीजिए। राजा बोला, अच्छा तो यही है। कुलदीप ने देखा कि अरे ये तो वही लड़की है, हमें क्या पता था कि राजकुमारी है। बोला, राजकुमारी जी आपका कैद में रहना मुझे स्वीकार है। राजा ने दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से करा दिया। राजा की इकलौती राजकुमारी थी, सो राजा ने अपना राजपाट कुलदीप को ही सौंप दिया। कुलदीप अपने माता पिता को राजमहल में बुलवा लिया। फिर मां के कहने पर सेठ को 100 स्वर्ण मुद्रा देकर छोड़ दिया। मां बेटे से बोली थी कि सेठ बुरा ही सही पर वक्त पर काम आया था। सेठ ने भी कसम खा ली कि जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। गलत करने का नतीजा देख लिया है। एक नगर में चरणदास नाम का बहुत अमीर सेठ रहा करता था। अमीर इतना कि उसे अपने महल के मुख्य आंगन में जाने में बहुत समय लग जाता था। आसपास का कोई ऐसा नगर नहीं था कि जिसमें चरणदास का व्यापार ना चलता हो। कई राजा महाराजा सेठ की बहुत कदर करते थे। इस बात का सेठ को बहुत घमंड था कि उसका जैसा कोई दूसरा सेठ इस जहां में नहीं है।
उसके 3 बेटे थे और 1 बेटी थी, जिसमें 2 का तो विवाह कर चुका था। वे दोनों विवाहित बेटे सेठ के कारोबार में हाथ बटाते थे, जबकि छोटा बेटा कुणाल अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और बेटी अभी जल्द ही शादी के योग्य हुई थी। वह बहुत खूबसूरत थी, जो परियों को मात दे रही थी। सेठ की अमीरी का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उसे जूते पहनाने के लिए भी नौकर लगे थे। जब सेठ घर से बाहर निकलता तो एक नौकर साथ में छतरी लेकर चलता, परंतु इन सब के बावजूद सेठ कभी अपने नौकरों पर विश्वास नहीं करता। जब कभी उसे दूसरे नगर जाना होता तो अपने साथ कोई नौकर नहीं ले जाता। वह या तो अकेले जाता या अपने बेटों में से किसी को साथ ले लेता। उसकी इस सजगता से बहुत लाभ होता। उसके विरोधी उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर पाते। विरोध की परंपरा आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है। एक भिखारी हो तो भी उसका विरोध करने वाले, उससे जलने वाले मिल जाते हैं। तो अमीर की तो बात ही मत पूछिए, उसके तो कई तरह के विरोधी होते हैं। लेकिन सेठ अपनी चतुराई से सभी को मात दे देता। एक दिन सेठ अपने महल के बाहर शाम के समय टहल रहा था। आसमान में काले बादल घिर आए थे। यूं लगता था कि बहुत तेज बरसात होने वाली है, साथ ही बहुत तेज हवा चलने वाली है। सेठ के देखते देखते ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। सेठ अब अपने महल में लौटने वाला था, तभी उसे एक बूढ़ा भिखारी जैसा आदमी आता दिखाई दिया। उसने बहुत ज्यादा वजन की गठरी अपने ऊपर उठा रखा था। वह सेठ के सामने गठरी रखकर सेठ से बोला, सेठ जी, आज की रात रहने के लिए अपने यहां आश्रय दे दीजिए। सेठ बोला, बूढ़े, तुम्हें हमारा महल धर्मशाला दिखता है या सराय नजर आता है? वह आदमी बोला, नहीं सेठ जी, भला मैं आपके महल को ऐसा कैसे बोल सकता हूं? मैं तो बस आपके महल के बाहर की मुंडेर के नीचे ही भूमि पर सोकर रात गुजार दूंगा, आपको और कोई तकलीफ नहीं दूंगा। सेठ बोला, नहीं भाई, तुम जाकर किसी धर्मशाला में ठहरो, यहां तुम्हें कैसे रहने दे सकता हूं? पता नहीं तुम किस तरह के आदमी हो। तुम अगर चोर उचके हुए तो बहुत नुकसान पहुंचा दोगे। आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और तुम तो कहीं से भी भरोसे लायक नहीं दिखते। इतना सुनते ही वह बूढ़ा आदमी गुस्से से सेठ के तरफ देखा और बिना बोले ही अपना सामान उठाया और उस बूंदाबांदी और आंधी में ही कहीं गुम हो गया। उसके चले जाने के बाद सेठ ने चैन की सांस लिया और मन ही मन बड़बड़ाया कि पता नहीं कहां से मुंह उठाए लोग चले आते हैं। उन्हें इतने बड़े महल के आसपास आते डर भी नहीं लगता और दरवान भी कितने लापरवाह हैं कि उन्हें बाहर ही क्यों रोक नहीं देते। सेठ बदबदाता हुआ अपने घर के अंदर चला गया। आंधी पानी ने भयानक रूप पकड़ लिया था। रात भर तेज हवा चलती रही और रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही। सेठ को वह बूढ़ा एक बार भी ख्यालों नहीं आया। उसने नहीं सोचा कि इस भयानक आंधी पानी और घोर अंधियारी रात में बूढ़ा कहा गया होगा या मर गया होगा। बात आई चली गई। इस बात को हुए 1 साल से भी ज्यादा समय गुजर गया। एक रोज सेठ के पास 2 मित्र आए हुए थे। वे दोनों शिकार खेलने के शौकीन थे। सेठ ने भी बहुत दिनों से शिकार के लिए नहीं गया था। जब उसे मित्रों का साथ मिला तो अपने आप को रोक नहीं सका। यह देखते हुए कि मौसम ठीक नहीं है, वह शिकार को चला गया। आज सेठ बहुत खुश था। उसे कई वर्षों के बाद मौका मिला था और मित्रों के साथ तो शिकार खेले जमाना गुजर गया था। सेठ अपने मित्रों के साथ एक घने जंगल में जा घुसा। आगे बढ़ने पर उसे एक हिरण का झुंड दिखा। सेठ अपने मित्रों के साथ हिरणों का पीछा करने लगा। सभी जोश के साथ हिरणों का पीछा कर रहे थे। तभी सामने एक तिराहा मिला। सेठ सामने वाला रास्ता पकड़ आगे बढ़ गया।
जबकि उसके दोनों मित्र दूसरे रास्ते निकल लिए। सेठ इस उम्मीद से पीछा करता रहा कि मेरे मित्र मेरे पीछे आ रहे हैं, परंतु उसके दोनों मित्र तो दूसरे रास्ते निकल गए। उनका रास्ता उन्हें जंगल से बाहर लेकर निकल गया। जबकि सेठ घंघोर जंगल में चला जा रहा था, हिरण आगे बढ़कर कहीं झाड़ियों में विलुप्त हो गए। सेठ घोड़े से उतरकर उन्हें ढूंढने लगा, पर हिरण कहीं दिखाई नहीं दिए। उसने बहुत नजरें दौड़ाई, परंतु उसके मित्र भी कहीं नहीं दिखे। इधर आसमान में कालघटा घेरे जा रही थी। जल्द ही बहुत तेज आंधी पानी आने की संभावना थी। सेठ को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, जल्दी से किधर निकले कि उसे कोई छुपने को जगह मिल सके। अभी विचार कर ही रहा था कि बहुत तेज आंधी और पानी आ गया। आंधी इतनी जोर से चल रही थी कि पेड़ की टहनियां टूट टूट कर गिरने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। आंधी पानी से घबराकर उसका घोड़ा भी भागकर कहीं गुम हो गया था। अकेला सेठ बहुत मुश्किल में फंस गया था। आंधी और पानी का जोर कई घंटों तक चलता रहा। सेठ तो अब अपने जीवन की उम्मीद ही छोड़ चुका था। उसे अब लग रहा था कि आज जान नहीं बचने वाली। सेठ उस मनहूस घड़ी को कोस रहा था जिस वक्त अपने मित्रों की बात मान शिकार के लिए निकला था। तभी संयोग बस आंधी और पानी की रफ्तार कम पड़ने लगी। सेठ को जीवन की आशा जगी। धीरे धीरे अब रात होने को आई थी। तभी उसे जंगल में एक आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा। सेठ उसे अपने तरफ आते देख बहुत डर गया। शायद कोई चोर या डाकू हो, परंतु वह एक नवयुवक था। अपनी गाय को ढूंढने आया था जो चरने के लिए जंगल में आई थी, परंतु आंधी पानी आने के वजह से अभी तक लौटकर वापस नहीं गई थी। उस नवयुवक ने जब गाय को आवाज लगाई तो झाड़ियों से निकलकर सामने आ गई। नवयुवक गाय को लेकर चल पड़ा और सेठ से बोला, आप इस जंगल में कहां भटकते फिरेंगे? आज रात आप मेरे घर मुझ गरीब की झोपड़ी में बिताएं। सेठ बोला, अवश्य ही मैं तुम्हारे घर चलूंगा, परंतु इन आंधी के आने से मेरा घोड़ा कहीं जंगल में गुम हो गया है। नवयुवक बोला, आप चिंता ना करें, अगर आपका घोड़ा जंगल से बाहर नहीं गया होगा तो मैं हर हाल में ढूंढ कर ला दूंगा। यह जंगल मेरे लिए अपने घर के समान है, इसके एक एक जगह से वाकिफ हूं। आप निश्चिंत होकर मेरे घर विश्राम करें। सेठ नवयुवक के घर चला गया। उसका घर एक कच्चा मकान का था, आगे झोपड़ी थी। सेठ ने पूछा, आपके घर में कौन कौन रहता है? तब नवयुवक ने बताया कि घर में मेरी मां, मेरे पिताजी और मेरी एक छोटी बहन है। नवयुवक ने अपनी मां और बहन से जल्दी से खाना बनाकर खिलाने को दिया और सेठ को अपने कपड़े दिए, क्योंकि सेठ के कपड़े भीग चुके थे और ठंड से कांप रहा था। सेठ ने कपड़े बदलकर फिर भोजन किया। नवयुवक की मां ने बहुत प्यार से खीर बनाई थी और सेठ को बहुत प्यार से पूछ पूछ कर भोजन कराई थी। खाना खाने के बाद सेठ को अपनी पत्नी की याद आई, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। इसी तरह पंखा झलकर बहुत प्रेम से खाना खिलाती थी। उसके मरने के बाद तो अब नौकर ही बेमन से खाना खिलाते हैं। बहू और बेटी को तो खाना बनाना ही नहीं आता, तो खिलाना कैसे आएगा? यही सोचता हुआ सेठ गहरी नींद में सो गया। सुबह उठा तो देखा कि उसका घोड़ा सामने ही बंधा हुआ है। नवयुवक रात में ही घोड़ा को ढूंढ लाया था। सेठ उठकर खड़ा हुआ और नवयुवक से बोला कि बहुत बहादुर लड़के हो, तुमने तो रात में ही मेरा घोड़ा ढूंढ लाया। जंगल में कहां मिला घोड़ा? तब नवयुवक ने बताया कि सेठ जी, आपका घोड़ा बहुत खतरनाक जगह पहुंच गया था, जहां बाघों का एक झुंड रहता है। वे किसी मनुष्य पर तो हमलावर नहीं होते, परंतु किसी भी जानवर को नहीं छोड़ते। यहां तक कि इस जंगल का एकलौता हाथी भी
उधर जाने से डरता है। संयोग अच्छा रहा कि आपका घोड़ा बच गया। सेठ ने नवयुवक को धन्यवाद दिया और बताया कि तुमने मेरे घोड़े को लाकर बहुत अच्छा किया। मैंने इसे अन्य घोड़ों के अपेक्षा 10 गुनी कीमत देकर खरीदा है। तभी उस नवयुवक की मां सेठ के लिए दूध लेकर आ गई। सेठ ने दूध पिया और नवयुवक से बोला कि मैं शाम से ही देख रहा हूं, तुम्हारे पिता कहीं दिखाई नहीं पड़ते, कहीं गए हुए हैं या फिर घर पर ही हैं। नवयुवक बोला, पिताजी तो घर पर ही हैं, परंतु अभी सोए हुए हैं। सेठ बोला, अब मैं जल्दी से अपने महल लौटना चाहता हूं, परंतु उससे पहले तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस पिता ने अपने बच्चे और पत्नी को इस तरह का अतिथि सत्कार का संस्कार दिया है, वे खुद कैसे होंगे, उनका विचार कितना महान होगा। तुम अपने पिता से मुझे एक बार मिलवा दो। नवयुवक अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी आपको सेठ जी बुला रहे हैं, आप उनसे एक बार मिल लीजिए। उसके पिता बोले, बेटा कुछ मजबूरियां हैं हमारे पास, मैं चाहकर भी सेठ से नहीं मिल सकता, हमारे मिलने से सेठ बहुत शर्मिंदा हो जाएगा। लड़के ने पिता से पूछा कि आखिर कौन सी बात है जो आपको देखकर सेठ शर्मा जाएगा, क्या आप सेठ से पहले भी मिल चुके हो? तब उसका पिता बोला कि बेटा तुम इन सब बातों को छोड़ो और सेठ से जाकर कहो कि पिता की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है, इसलिए आप उन्हें क्षमा करें। लड़के ने सेठ से पिता की कही बात बताई। सेठ बोला, अब तो मैं तुम्हारे पिता से मिले बगैर हरगिज नहीं जा सकता। ये भला कैसे हो सकता है कि जिसके घर अतिथि बनकर रहूं, उस घर कोई बीमार या लाचार हो और मैं उसे उसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊं। जब लड़के के पिता को विश्वास हो गया कि अब यह सेठ मिले बगैर नहीं जा सकता, तब उस किसान को सेठ के सामने आना पड़ा। सेठ देखते ही पहचान गया कि यह तो वही आदमी है जिसे मैंने अपमानित कर भगा दिया था। वह आंधी तूफान में घर से बाहर दीवार के पास छुपने का आश्रय मांग रहा था। मैंने उसे भोजन पानी को तो पूछा नहीं, ऊपर से चोर कहकर भगा दिया। और यह आदमी सब कुछ जानते हुए मेरा खूब सत्कार कराया और मुझे शर्मिंदगी ना हो इसलिए खुद छुपा रहा। सेठ ने तुरंत किसान के चरण पकड़ लिए। किसान बोला, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे घर में ही मुझे अपमानित कर रहे हैं। मैं तो पुरानी बातों को वहीं छोड़ आया था और आप हैं कि उसे अब तक सिर पर लादे घूम रहे हैं। अरे उस वक्त जो आपके पास था वो आपने मुझे दे दिया और आज जो कुछ मेरे पास था वो मैंने आपको दिया। अतिथि सत्कार एक प्रेम का मामला है, इसे हर कोई नहीं अपना सकता। आपके समझ में जो अच्छा लगा उस वक्त आपने किया था और आज जो भी मुझे अच्छा लगा वही किया है। सेठ बोला, आपके संस्कार ने मुझे झकझोर कर रख दिया है। मैं बहुत बड़ा अमीर होते हुए भी आपके सामने कितना निर्धन हूं और आपके पास कुछ भी नहीं होते हुए मुझसे कितना अमीर है। आपके उपकार का बदला किस तरह चुकाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बुरा ना माने तो मैं अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से तय करना चाहता हूं। किसान बोला, सेठ जी आप इस वक्त भावनाओं की नाव पर सवार हैं। मैं ठहरा एक साधारण ग्वाला और आप नगर के करोड़पति सेठ। आपका और हमारा क्या मुकाबला हो सकता है? सेठ बोला, ये अमीर और गरीब हमारी मानसिकता पर निर्भर है, हमारे मन पर निर्भर है। जब तक मन में कामना उबाल पर है तो दरिद्रता उसके साथ जुड़ी हुई है। चाहे वह करोड़पति हो फिर भी कंगाल है, जबकि जिसके मन में संतोष आ गया है वह बहुत थोड़े में भी संसार का सुखी आदमी है। अगर आपको अपनी बेटी मुझे नहीं देनी तो कोई बात नहीं, परंतु आप अपने बेटे के लिए मेरी बेटी लेने से इनकार मत करना,
किसान बोला, सेठ जी इस वक्त आप होशो हवास में नहीं हो। इस वक्त आप अपने महल लौट जाओ। अपनी बात पर 1-2 हफ्ते विचार करना। अगर लगे कि आपने ये बात भावनाओं में बहकर नहीं कही है, आप इस तरह के रिश्ते के लिए मन बना लिया है, तो उस वक्त हमें आपके दोनों रिश्ते मंजूर है। परंतु आप अपनी बेटी के रिश्ते के लिए अपनी बेटी से एक बार अवश्य राय ले लेना, क्योंकि अमीरों की बेटियां कभी दरिद्र घर नहीं ब्याही जाती। सेठ जल्दी लौट आने का वादा कर चला गया, परंतु वह कई महीने तक नहीं आया। एक दिन किसान का बेटा, पत्नी और बेटी आपस में बात कर रहे थे कि सेठ उस दिन भावनाओं में बह गया था। अगर उसकी बातों में आकर बिटिया की शादी की बात चला देता तो मूर्ख ही बन जाता। वह सेठ कभी नहीं आने वाला। सहसा उसे 2-4 आदमी आते दिखाई दिए। किसान ने ध्यान से देखा तो वह सेठ ही था। वह अपने बेटी बेटा और 2-4 अन्य लोगों के साथ आया था। वह आते ही विलंब से आने के लिए किसान से क्षमा मांगा और बोला, मुझे दूसरे नगर जाना हुआ, आने में देर हो गई। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, बिटिया भी ननिहाल गई हुई थी। अब जाकर संयोग बना है, हमारे बेटा बेटी दोनों इस शादी के लिए तैयार हैं। मेरी बेटी मेरे कारोबार में 2 नगरों का व्यापार का हिसाब किताब रखती है। उसके 2 नगरों की आमदनी से ही आपके बेटे और मेरी बेटी की किस्मत संवार जाएगी। इस प्रकार सेठ अपने बेटे बेटियों की शादी एक गरीब ग्वाला के लड़के से कर दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।